वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस क्लास में हम लोग सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पहले जान लेते हैं। जैसे कि क्लास में हम कॉन्सेप्ट की डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट की डिटेल में जाते हैं तो टाइम बहुत सारा उसी में लग जाएगा। इस क्लास का मेन पर्पज़ है कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस जो आएँ उनको अटेम्प्ट कैसे करना है ये सीखें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल होते हैं, जिनको अटेम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ये क्लास सबके लिए है, तो जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उनमें सबकी हाँ अगर आती है तो हम उनको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको समझना है वो, तो आप बता सकते हैं माइक ऑन करके। मैसेज आप कर सकते हैं, बट जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपके मैसेज मुझे नहीं दिखते हैं। तो बेहतर है कि कोई भी बात हो तो आप माइक ऑन करके बोल दें, अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन डिटेल में नहीं होगा, लेकिन सवाल को लगाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आपको सीखना बस यही है कि क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में हम अटेम्प्ट कैसे करें। खासकर उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है जो अब तक अनटच्ड हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिले होंगे जिनका कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे करें। तो चलिए पेपर देखते हैं। एक पेपर से हम स्टार्टिंग करेंगे, और जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर 2007 का लिया है सबसे पहले हमने। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डिस्कशन से ही काम चल जाएगा। तो सबसे पहले 2007 के पेपर का कंपलसरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये बताना है कि ये दिए हुए स्टेटमेंट से जो रैंडम वेरिएबल निकल के आ रहा है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस। तो जिनको नॉलेज है आंसर दे सकते हैं, जिनको डाउट है वो बोलेंगे। सबसे पहले हाइट ऑफ अ पर्सन, ये कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा? अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। आंसर क्या होगा इसका, आप लोग बता सकते हैं राइट लिख कर मैसेज में। चलो आप में से कोई एक बोले माइक ऑन करके, हाइट ऑफ अ पर्सन कैसा रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? ओके, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है। आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे। इंटीजर्स को हम लोग जेड से या फिर आई से डिनोट करते हैं, और अगर इंटीजर के सेट की बात करें तो इंटीजर्स के सेट में क्या रहता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। तो जब भी कोई रैंडम वेरिएबल नॉन निगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू को अटेन करता है तो उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। यानी ऐसे रैंडम वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर से ही कनेक्टेड हों उनको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इनको कंटिन्यूअस के फॉर्म में या रियल नंबर में एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता। कैसे, ये अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट की अगर बात की जाए, जो सेकंड नंबर पे है ये वाला, तो किसी भी शहर में कहीं पर भी होने वाले एक्सीडेंट को हम हमेशा ऐसे ही तो काउंट करेंगे कि एक हुआ या दो हुआ या तीन हुआ। कभी भी दो और तीन के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे कि एक्सीडेंट 2.5 हुए। सिमिलरली अगर किसी एक क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है इसकी बात करें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो कभी भी वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकता, पॉइंट में नहीं आएगा, हमेशा इंटीजर्स में रहेगा। तो ऐसे सभी रैंडम वेरिएबल जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के साथ कनेक्टेड हों और कोई वैल्यूज अटेंड ना करें उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अब हाइट, क्या ऐसा है कि हाइट सिर्फ डिस्क्रीट या नॉन निगेटिव वैल्यूज को ही एज्यूम करेगी? तो किसी एक पर्सन की हाइट को हम मेजर करते हैं फिट में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, जो भी आप लेना चाहें। तो अगर हम सेंटीमीटर में किसी पर्सन की हाइट को मेजर कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी हाइट एग्जैक्ट 165 सेंटीमीटर हो। सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में डिवाइड किया जाता है, मींस पॉइंट में कुछ तो आएगा। एग्जैक्ट भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट के अलावा पॉइंट की वैल्यू भी अटेंड होंगी। तो अगर केवल एग्जैक्ट वैल्यू अटेंड करें 166, 165, 167, तब तो हम इसको डिस्क्रीट कहेंगे।
लेकिन अगर मिलीमीटर में कुछ भी है तो हम उसको डिस्क्रीट नहीं कहेंगे। ये तो बात हुई सेंटीमीटर की। मान लो हम सेंटीमीटर में मेजर ही ना कर रहे हो, हम मीटर में मेजर कर रहे हो हाइट को, जो कि की जाती है। तो मीटर में हाइट को ऐसे लिखते हैं 1.76 मीटर, 1.5 मीटर, ऐसे हाइट होती है पर्सन्स की। तो जब मीटर में मेजर करेंगे तब भी हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हाइट केवल और केवल इंटीजर्स में ही रहे। तो हाइट एज्यूम कर सकती है कोई भी वैल्यू, हम किसी में भी मेजर करें, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच, पॉइंट की वैल्यूज जरूर आएंगी। तो हाइट कैसा रैंडम वेरिएबल हो गया? कंटिन्यूअस। अब अगर किसी को डाउट हो तो वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, इस वाले स्टेटमेंट में अगर किसी को डाउट है तो। चलिए ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि हाइट एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। जब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट इन योर सिटी इन अ मंथ, किसी एक माह में होने वाले कार एक्सीडेंट्स की संख्या किसी शहर में। तो कार एक्सीडेंट को हम हमेशा इंटीजर्स में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में रख सकते हैं, और इस वजह से ये कैसा रैंडम वेरिएबल है? चलो रैंडमली हम किसी एक से पूछेंगे, आप अपना माइक ऑन करके बताएंगे। ओके, चलो ये बताएंगे राकेश मौर्य। राकेश मौर्य जी आप बताइए कि कार एक्सीडेंट कैसा रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? सभी को बोलना है, क्लास 2A होगी तभी अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, माइक ऑन करिए और बोलिए कि कार एक्सीडेंट डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस। सिंपल है। चलो कोई और बोलना चाहता हो तो बोल सकता है। सर डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट, ठीक है। तो किसी को डाउट हो तो वो बोलेगा, नहीं तो हम इसको डिस्क्रीट और इसको कंटिन्यूअस लेकर चलते हैं। तीसरे पे आते हैं, एज अ पाइन ट्री इन अ फॉरेस्ट, किसी एक फॉरेस्ट में पाइन ट्री की जो एज है, तो यहाँ पर अगर कहता नंबर ऑफ पाइन ट्री, तो नंबर को हम हमेशा इंटीजर्स में ही रखते हैं। जितने पेड़ हैं उस जंगल में उनको इंटीजर्स में ही लेते हैं तो डिस्क्रीट होता है। लेकिन यहाँ पर उनकी एज के बारे में बात की जा रही है। अब एज को लेने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। हम एज को ईयर में काउंट करते हैं, मंथ में काउंट करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एज दिनों में भी काउंट होती है, डेज में। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी एज आवर्स में भी काउंट होती है, जैसे कि बैक्टीरियाज, मच्छर हैं, मक्खी हैं, इनकी सबकी एज डेज में काउंट होती है। तो किसी भी पैरामीटर में काउंट किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की एज को सिर्फ इंटीजर में रखा जाए। अगर हम मंथ की बात करें तो 2 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ, किसी की एज सिर्फ यही हो सकती है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। 2 महीने 5 दिन, 5 मंथ 15 डेज। तो जब मंथ में काउंट करेंगे तब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगी। जब डेज में काउंट करेंगे तो दिन के अलावा जो बाकी बचे आवर्स हैं वो काउंट होंगे। जब आवर्स में काउंट करेंगे तो बाकी बचे हुए मिनट भी काउंट होंगे। तो इस वजह से किसी भी पैरामीटर में एज को मेजर किया जाए, पॉइंट की वैल्यू जरूर आएंगी, और इस वजह से एज इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। किसी को कोई डाउट? आप ये बात याद रखना, जब भी कभी हाइट आ जाए, एज आ जाए, टेम्परेचर आ जाए, प्रेशर आ जाए, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं। और क्वेश्चंस में लैंग्वेज कुछ भी हो, ये चीज़ें नहीं बदलती हैं। पर्सन की जगह कुछ और होगा लेकिन हाइट रहेगा। तो हाइट, एज, टेम्परेचर, प्रेशर और वेट, वेट भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, बस इतने अगर आप याद रखते हैं तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सही करेंगे। नेक्स्ट, ये एक डिस्प्यूटेड है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन। तो अगर केवल इंटीजर्स में हो तो डिस्क्रीट कहेंगे, लेकिन एज वेल एज इंटीजर्स और फ्रैक्शनल दोनों वैल्यूज अटेंड करते ही हम उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो मार्क्स के लिए हमने आपको बता रखा है पहले से भी कि अगर बात करें हाई स्कूल इंटर की, तो हाई स्कूल इंटर में किसी को भी हाफ पॉइंट में मार्क्स नहीं दिए जा सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या CGPA की, तो ये पॉइंट्स में आते हैं, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू अटेंड करते हैं। तो केवल अगर इंटीजर्स होते तो हम डिस्क्रीट कहते हैं, लेकिन दोनों अटेंड हो रहे हैं,
इसलिए मार्क्स को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस में डिस्क्रीट भी रहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ्रैक्शनल, डिस्क्रीट वाली वैल्यूज यानी इंटीजर्स और फ्रैक्शनल वैल्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बी है ये कॉन्सेप्ट से जुड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते क्या हैं इनके बारे में आपको बताया गया होगा। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होते हैं और फिर इनको लगाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड। क्या, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में पहले हम थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं, ठीक है। तो आप में से सभी लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में डिफरेंस जानते होंगे। अभी अभी हम जिन क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे थे उनमें एक रैंडम वेरिएबल आया डिस्क्रीट और दूसरा आया कॉन्टिन्यूअस। जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हम किसी प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को बनाते हैं या फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम किसी प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को बनाते हैं तो इन प्रोबेबिलिटीज के फंक्शन को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। डिस्क्रीट में हम नाम देते हैं इसको पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस में नाम देते हैं इसको हम पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आप लोग जब सेमेस्टर 2 में आएंगे तो पूरा का पूरा एक पेपर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। आप इनमें बहुत सारे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से बनने वाले प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के बारे में देखेंगे, बात करेंगे और डेरिवेशंस भी करेंगे। तो अभी की क्लास में मान लो हमें किसी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। सपोज दैट हमने एक सिंपल सा केस ले लिया 2 कॉइन टॉसिंग का, और ये है 2 कॉइन टॉसिंग के केस में डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी। जब हम कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो रैंडम वेरिएबल को क्या लिया गया, नंबर ऑफ हेड। अब 2 कॉइन टॉसिंग में 0, 1 या 2 हेड आ सकते हैं और ये है इनकी आने वाली प्रोबेबिलिटी। इनकी प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने क्लासिकल डेफिनेशन से कैलकुलेट किया है, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें मिल गया, ये डिस्क्रीट का है तो इसका नाम हो जाएगा पीएमएफ, तब हम इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करेंगे, यानी कि इसका दूसरा नाम है सीडीएफ, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं या फिर सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। तो इसमें करते क्या है, इसमें हम x की रेंज पर प्रोबेबिलिटीज को कुमुलेट करते हैं। आप लोगों ने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा संचयी बारंबारता। तो उसमें क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है। आज की क्लास में हम आपको एक बात और बता दें कि फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे, हम अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। जब भी हमको किसी फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना होगा तो फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने का सीधा कॉन्सेप्ट है उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से कैसे डिवाइड होगा, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है और हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 2 4 टाइम्स आया है, 5 3 टाइम्स आया है, 6 2 टाइम्स, 9 1 टाइम्स, 10 1 टाइम्स। ये कुछ नंबर्स थे 2 5 6 9 10। सपोज दैट ये किसी क्लास में बच्चों का जो टेस्ट लिया गया 10 नंबर का, उनमें 2 नंबर पाने वाले 4 बच्चे, 5 नंबर पाने वाले 3 बच्चे, इस तरीके का डेटा हमारे पास है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे और हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल x मिल जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी पहले है कितनी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 3 7 2 9 1 10 1 11 यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 11। तो पहली प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 ये हो गया 4/11। नेक्स्ट 3/11, 2/11, 1/11 एंड 1/11। ये हो गया प्रोबेबिलिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल x के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी थी। Similarly, we can convert the probability function into frequency by multiplying this value. टोटल फ्रीक्वेंसी से अगर हम px को मल्टीप्लाई कर दें
तो हमें फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, यानी हम इसमें हर एक नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब फ्रिक्वेंसी को सम करते हैं, जैसे 2 की फ्रिक्वेंसी है 4, जब 5 पे आए तो हमने दोनों को सम कर लिया, तो इसको कहते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी अगर हम डिवाइड कर दें फ्रिक्वेंसी से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CDF में, जिसको कहते हैं कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इट मीन्स दैट कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जैसे 0 की बात करें, जब x की वैल्यू यहाँ 0 है, प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो इसका CDF fx 1/4 होगा। जब 1 की बात करें तो जब 1 पे आएंगे तो 2 वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड कर लेंगे, यानी इसका CDF होगा 1/4 1/2। जब 2 पर आएंगे तो CDF क्या होगा, तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में मिलेगा 1। तो आप ये देख पा रहे हैं कि CDF कैसे बन रहा है, PX को ऐड करते हुए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता हो कि किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐड होने पर वैल्यू में कोई चेंज ना आए, यानी CDF के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि ये या तो इंक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। किसी ने कोई मैसेज शायद छोड़ा है? नहीं, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो CDF या तो फिक्स रहेगा, जैसे जैसे रैंडम वेरिएबल में हम आगे बढ़ेंगे CDF या तो जितना है उतना रहेगा या तो इंक्रीज होगा, यानी डिक्रीज नहीं होगा। तो CDF कैसा फंक्शन है, नॉन डिक्रीजिंग। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई कि CDF एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है? प्रोबेबिलिटीज के बारे में कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटीज क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो जब कोई निगेटिव वैल्यू है नहीं तो ऐड होने पे डिस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, वो ऐड होगा या तो उतना ही बना रहेगा जब प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो fx की ये प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इट रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज। चलिए कुछ पॉइंट्स जिनको हम देखते हैं किसके बारे में, CDF के बारे में। तो अभी अभी आप CDF के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, उसकी मदद से आप इन पॉइंट्स को कर सकते हैं। पहला पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx इज नॉन डिक्रीजिंग एज x इंक्रीजेस। अब आपको बताना था इस क्वेश्चन में फॉल्स या फिर राइट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो फॉल्स है, कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग एज x इंक्रीजेस, सही है या फिर गलत? ठीक है, मैंने बोला क्लास 2A होनी चाहिए, तो आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्ड आए। ट्रू, ठीक है। आई थिंक सभी को ये बात क्लियर हो गई कि CDF एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। पॉइंट नंबर 2, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम एट मोस्ट अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज। ये कह रहा है कंटिन्यूअस रैंडम, अब इसको पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर आप ही बताएंगे ये सही या गलत। ये कह रहा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एज्यूम कर सकता है, कैन एज्यूम एट मोस्ट, अधिकतम, अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज, यानी एक ऐसे इनफाइनाइट सेट की वैल्यूज को करेगा जिसे हम काउंट कर सकें। अब जैसे हम आपको बताते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फ्रैक्शन की वैल्यू ले सकता है, इसलिए मान लो किसी एक क्लास में हम ये बता दें कि सबकी हाइट 110 सेंटीमीटर से लेकर 11160 सेंटीमीटर तक है। अब क्लास में मान लो है 30 बच्चे, तो जब हम इन 30 बच्चों की हाइट को मेजर ना करें तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा कि इनकी हाइट होगी इनके बीच में, यानी 110 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर तक। चूंकि हाइट एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और इस वजह से वो फ्रैक्शनल वैल्यूज भी अटेंड करेगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज जब अटेंड करने लगे उस केस में आप मुझे बताइए कि इनके बीच में कितनी वैल्यूज होती हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितनी वैल्यूज होती हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम इन 30 बच्चों की हाइट लिख दें तो क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल। Yes, sir. तो यहां पर यह भी आया कि वैल्यूज इनफाइनाइट होंगी बट काउंटेबली, यानी काउंट भी किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट को देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम
एट मोस्ट, यानी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एज्यूम कर सकता है अधिकतम, अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज, यानी काउंटेबली का मतलब हम उन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ वैल्यूज कैसी होंगी, इनफाइनाइट। अब बताइए स्टेटमेंट सही है गलत? True. ट्रू है। ओके, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं, जैसे कभी कभी होता है ना कुछ, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन है? Excuse me, हाँ sir. बोलो। तो वो जो फर्स्ट वाला है, बी का फर्स्ट पार्ट, उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो मिस हो गया था, मेरा नेटवर्क इशू था, वो रिपीट कर देंगे क्या? आप बेटा यूट्यूब पे जो लेक्चर डालेंगे वो देखना, ठीक है, क्योंकि रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, हाँ, ओके तो सर। आप यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप रिपीट कर लेना। ओके, किसी का कुछ भी मिस हो रहा है पूछने की बजाय बेहतर है कि आप उसको यूट्यूब पे कर लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम कुछ आपको और बताने जा रहे थे। कभी कभी आप देखते होंगे कि वैल्यूज को लिख देते हैं, जैसे हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप बताइए आपको आईएएस का एग्जाम बीट करने के लिए कितनी बार फेल होना पड़ेगा, यानी हमने एक रैंडम वेरिएबल एक्स लिया जो कि है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस मीन्स हम कितनी बार फेल होंगे पहली सफलता को पाने के लिए। ओके, तो अब कोई बच्चा कहेगा कि सर हम 0 बार फेल होंगे, कोई कहेगा हम 1 बार होंगे, कोई 2 बार, लेकिन क्या ये वैल्यूज जो आप बोल रहे हैं 0, 1 एंड 2 ये फिक्स हैं? अगर किसी ने कहा हम 0 बार फेल होंगे तो क्या ऐसा ही होगा? जब किसी इवेंट का होना या ना होना सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो, तो ही आती है प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, इनकी वैल्यूज क्लियरली हैपेंड होंगी कि नहीं होंगी ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। अब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया कि हम 0 बार फेल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हम 1 बार फेल होंगे दूसरी बार में सक्सेस होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरीके से तो कोई भी लड़का अपने लिए या कोई भी गर्ल्स अपने लिए ये पॉइंट फिक्स करके श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि हम पहली सक्सेस पाने के लिए इतनी बार ही फेल होंगे। तो कहा क्या जाता है कि x की जो वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी। अब इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड मीन्स हम इस अवस्था में नहीं है, वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेलियर फॉर आवर फर्स्ट सक्सेस। ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड को हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, यानी जिसको क्लियरली डिफाइंड ना किया जा सके वही है अनडिफाइंड। तो जब भी कभी ये सिंबल आता है इसके साथ ये लैंग्वेज भी आती है। तो आप लोग इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझ लेना कि हम इनफाइनाइट बार फेल होंगे पहली सक्सेस को पाने के लिए। यहाँ पर कोई बीच में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, और इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं, इसका मतलब कभी हम सक्सेस ही नहीं होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ नहीं वही इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब होता है अनडिफाइंड मीन्स हम अपने लिए नंबर ऑफ फेलियर को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, दैट्स वी कॉल्ड इट अनडिफाइंड। तो इनफाइनाइट और अनडिफाइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात को याद रखना। आगे आपको बहुत आसानी होगी जब कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। इस वाले में जो स्टेटमेंट है इसको हम अगर बेसिक लेवल पे कहें तो सही है, लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि ये फुल्ली सही नहीं है। क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हम बनाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना, हम आपको एक ग्राफ बना के दिखाते हैं। ओके, जैसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं सपोज दैट, तो 0 की जो प्रोबेबिलिटी है जब x इक्वल टू 0 होगा तो 1/4, मान लो ये वैल्यू 1/4 है, यहाँ से 1/2 है, और ये है 3/4, और यहाँ पर है 1 कहीं। ओके, तो 0 की ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब 0 से हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जब 1 पे पहुंचेंगे तब प्रोबेबिलिटी 1/4 और 1/2 ऐड होकर ये हो जाएगी। तो अभी तक प्रोबेबिलिटी जब हम 1 तक नहीं पहुंचे थे तो ये हमेशा 1/4 बनी हुई थी। जब CDF निकाल रहे हैं, CDF को लिखते ऐसे हैं, fx, इसकी वैल्यू 1/4 होगी जब x लेस आर इक्वल टू 0, सॉरी x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो एंड लेस देन 1 हो, यानी 1 से छोटा और 0 के बराबर या उससे बड़ा। फिर जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा
तब हम लिखते हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस देन 2, यानी 2 के बराबर नहीं पहुंचना, बस 2 से जस्ट नीचे रहना, 1/4 प्लस 1/2। तो अगर ध्यान से देखो तो फंक्शन 1/4 वैल्यू कहां से कहां तक अटेंड कर रहा है, जब 0 से स्टार्ट होकर हम 1 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन 1 तक पहुंचते ही फंक्शन कहां पहुंच गया, यहां से अभी तक ये 1/4 पे था, अब ये पहुंच के 1/2 हो गया। तो इसका मतलब यहां तक तो सही था, जैसे ही 1 पे आए फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई। तो क्या ये लेफ्ट से कंटिन्यूअस है? दो कंटिन्यूअस होते हैं। आप लोग जब कंटिन्यूटी प्रूफ करते हो तो क्या करते हो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू एट सर्टेन पॉइंट, ये तीनों जब बराबर होते तभी तो कहते हैं फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। ओके, तो जब हम राइट से लेफ्ट से जाएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एक खास बात होती है, दे आर कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम इनिशियली देखें तो ट्रू है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो यहां पर यह लिखा होना चाहिए था, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज राइट कंटिन्यूअस। तो अभी वो ये जानना चाहता है कि आपको इतनी समझ है कि नहीं कि अगर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मुझे आंसर करिए, इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? नहीं, ट्रू होगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जामिनर क्या जानना चाहता है कि बच्चे को यह पता है कि नहीं कि डिस्क्रीट का भी सीडीएफ यानी कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि नहीं। यहां पर वो लेफ्ट और राइट में डिफरेंशिएशन नहीं चाहता है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली बच्चों के मन में क्या होगा, हम आपको बताते हैं। दो रैंडम वेरिएबल बताए हमने, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, दोनों का सीडीएफ हमने लिख लिया। अब सीडीएफ के बारे में ये बात बोली जाती है कि ये कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट होते हैं। तो जब कॉन्टिन्यूअस है तो बच्चा कहेगा हाँ कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जब डिस्क्रीट है तो क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस, ये प्रश्न उठता है मन में, और इसीलिए ये क्वेश्चन जनरेट हुआ। आपका आंसर यहां पर होगा कॉन्टिन्यूअस। ओके, कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी सीडीएफ इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आंसर में क्या लिखोगे, थर्ड वाले पॉइंट को, ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इफ द टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर डिपेंडेंट देन दिस कंडीशन इज होल्ड। तो आपको हम कंडीशन बता देते हैं, इसमें कुछ डिस्कशन नहीं करना है, सीधे सीधे कंडीशन याद रखो कि अगर x और y इंडिपेंडेंट होते हैं तो पहली कंडीशन है कि इनके ज्वाइंट पीडीएफ को इनके मार्जिनल पीडीएफ के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। एंड एक कंडीशन ये भी होती है कि इनके ज्वाइंट सीडीएफ को इनके अलग अलग सीडीएफ के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन होल्ड करती है तो हम एक्स और वाई को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। अब स्टेटमेंट देख पढ़कर आप बताइए ट्रू है या फॉल्स। चलिए पढ़िए और बताइए। ट्रू। ट्रू है। कहां से ट्रू हुआ बेटा, यहां डिपेंडेंट लिखा हुआ है, देखिए तो। अगर इंडिपेंडेंट होता तो ये कंडीशन होल्ड करती ना, तो ट्रू कैसे हो गया? थिंक अगेन एंड राइट आंसर अगेन। हाँ सर, डिपेंडेंट नहीं लिखा डिपेंडेंट था, है, मुझे लगा इंडिपेंडेंट ठीक लिखा है। तो ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए। बाकी सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये पेपर जो हमने सबसे पहला अटेम्प्ट किया ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी तो आपको टफ पेपर भी आसान लगने लगेंगे। अब इसका सी पार्ट ऐसा है जिसको हम लोग आसानी से वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को वेन डायग्राम बनाना आता है वो इसको ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको एक दो करके दिखाएंगे और एक दो आपके होमवर्क के लिए छोड़ देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नॉलेज गेन नहीं की जा सकती। बताते समय समझ में सब आ गया, खुद से करने पर जब आएगा तो वो एक्चुअल नॉलेज होगी। ओके, देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। आपको बताना है इसमें से कौन से करेक्ट हैं और कौन से नहीं, जबकि इवेंट्स कितनी ली गई, 3।
तो अब आई डोंट नो आपने 3 इवेंट्स और 2 इवेंट्स के बारे में, ये रिलेशंस के बारे में कभी पढ़ा है कि नहीं, बट अभी हम जितना बताएंगे वो आपको पूरा समझ में आएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब ए यूनियन बी को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो वो जब ए और बी म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, तो हम ए और बी को ऐसे बनाएंगे। डिसजॉइंट का मतलब देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ए और बी ये बन गया। ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिला लेना। और अगर ए यूनियन बी से हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बी ही तो बचेगा। लेकिन ये कंडीशनल है कि जब ए और बी कैसे हो, म्यूचुअली डिसजॉइंट। हमको अपने क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन तो गिवन है नहीं, तो हमको दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। ट्रू तब कहते हैं जब दोनों में ट्रू हो, फॉल्स तब कहेंगे जब एक में भी फॉल्स हो जाए। ओके तो आप मुझे बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है, दूसरी सिचुएशन में अगर हम ए और बी को बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे, ए एंड बी। अब अगर हम बी को सब्ट्रैक्ट कर दें ए यूनियन बी से, यानी ये हिस्सा हटा दें, तो क्या बचा हुआ पोर्शन ए है? नहीं, उसमें से वो हिस्सा भी तो चला गया जो कॉमन था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। आते हैं सेकंड पे। सेकंड में है ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ दिस। अब सबसेट में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वाली लाइन को आप लोग मत कंसीडर करना, ये एक्चुअल में पेन चलाया गया था पेपर पे, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले में ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में कहा जा रहा है कि ये सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप लोग मुझे बताइए। हाँ बेटा बोलो। सर कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ए यूनियन बी पे लगा है। नहीं बेटा वो है ही नहीं, वो पेपर में एक्चुअल में बच्चों ने पेन से कुछ रफ वर्क किया था, ये उसका है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट इतना ही है, ओके इसको हटा देना आप लोग। ओके ओके। तो अब मुझे बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? देखो सबसेट दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट और एक को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने 1 2 3 ये 3 नंबर्स ले लिए एक सेट में, तो हम एक ऐसा सेट बनाएं जो इनमें से कुछ को लेकर बनाया गया हो। जैसे हमने एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, और एक और बना लेते हैं 3, एक और बना लेते हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3। तो ये एक्चुअल में वो सबसेट्स हैं जिनमें सिर्फ ऊपर वाले सेट के कुछ एलिमेंट को लिया गया है। तो इन सबसेट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये यूज होता है। इन सबसेट्स को हम नाम दे दें बी, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, और इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। लेकिन कभी कभी आपने जब सबसेट्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power 3 मीन्स 8। तो ये तो 6 ही हुए हैं, 2 भी और बचे हुए हैं। एक सबसेट होता है जब हम यहाँ से कुछ भी ना लें, 5, और एक होता है जब हम यहाँ से सब कुछ ले लें। तो ये दोनों ऐसे सेट हैं जो इस बात को फॉलो नहीं करते कि कुछ एलिमेंट को लेकर बनाया जाए। एक ने सबको ले लिया और एक ने किसी को नहीं लिया, तो इन सबसेट्स को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट्स के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये यूज होता है, और प्रॉपर के लिए ये सिंबल यूज होता है। अब आप बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? यहां पर सिंबल कैसा होना चाहिए था? बताइए सिंबल कैसा होना चाहिए था यहां पर? इम्प्रॉपर वाला या प्रॉपर वाला? इम्प्रॉपर वाला, इसलिए ये भी स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक है। तीसरे पे आते हैं।
तो तीसरे में कैसे करेंगे आप, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको वेन डायग्राम से करते हैं हम लोग। और आप लोग माइक ऑफ कर लें, अगर कुछ पूछना नहीं है तो माइक ऑफ कर लीजिए। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क है, सोचना और करना। थर्ड वाला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम 3 इवेंट बना लेते हैं, ए बी एंड सी। जब ए यूनियन बी करेंगे तो हम ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। ए यूनियन बी का मतलब हम इतना पोर्शन कवर कर लेंगे, ये वाला, भले इसमें सी का कुछ पार्ट आ रहा हो। अब इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी सी के साथ कितना इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए हम कहां पर जाएंगे, यहां पर, क्योंकि ये पूरा ऊपर वाला ए यूनियन बी था और सी के साथ ये इंटरसेक्शन हुआ। अब हमको इस तरफ का रीजन मिल गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आते हैं इस तरफ, इसको बनाते हैं। अगर दोनों का ग्राफ सेम दिखा तो इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, यानी ए को छोड़कर सब कुछ, बी को छोड़कर सब कुछ, ये ए है, ये बी है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी है, हम एक सी भी बना लेते हैं। तो जब हम ए को छोड़ेंगे तो इस वाले को छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है जरा उसको देखते हैं हम लोग। जब हमने ए को छोड़ दिया तो ये सब ए कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके बाद क्या है साथ में, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी को छोड़ के देखो बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, फिर उसका इंटरसेक्शन भी लेना है। तो अगर हम इस बी इवेंट को छोड़ दें तो इसको छोड़ने के बाद कितना पोर्शन है जो ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ ये वाला है। सबको दिख रहा है ना, यही पोर्शन है जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना। ए को छोड़ने के बाद हमने फिगर बनाया था, ये इवेंट बी है। बी को छोड़ते ही बाकी जो ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्ट करेगा वो यही तो बचेगा, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका किससे इंटरसेक्शन, सी से। तो जब इसका इंटरसेक्शन सी से होगा तो भी यही एरिया ही रहेगा, क्योंकि यही इवेंट तो सी है। तो बचे हुए पोर्शन का सी से इंटरसेक्शन मीन्स हम सी में ही तो सारा एरिया लेकर बैठे हैं, तो यही हिस्सा सी के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा। अब क्या ये फिगर इस फिगर से मैच हो रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। अब फोर्थ वाले को आप ट्राई करने की कोशिश करना, देखना होता है या नहीं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीक ऑफ लार्ज नंबर, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन आप लोग नोट्स देखिए, बुक्स देखिए, क्या होती है पढ़िए समझिए। चलिए ये क्वेश्चन, x इज अ रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। तो कितने बच्चों का मन है कि मैं इसको बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत है तो बोल सकते हैं, लेकिन जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो किसी का आंसर नहीं आया है कि इसको बताना चाहिए, तो मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। आपको बोलना है, अगर कोई दिक्कत है तो आपको बोलना है, बोलेंगे नहीं तो फिर मुझे ये आइडिया नहीं लगेगा कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है। उसके हिसाब से मैं बताता हूँ फिर। ओके चलो नेक्स्ट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में बताना है, इसको भी हम छोड़ते हैं। राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर 3 क्वाइंस write down the sample space for 3 fair coins being tossed simultaneously। एक साथ 3 फेयर क्वाइन को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनाना है। तो मुझे कुछ आंसर चाहिए होंगे, आप देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल वैल्यूज कितनी होती है, कोई बता सकता है। 3 कॉइन टॉस करने पर कितनी हो जाएंगी,
8। आपको एक बात अपने मन में रखनी है हमेशा, हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, पहला बार, दूसरा बार एंड ये तीसरा बार, या फिर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, दोनों के सैंपल स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं आता है। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने में सैंपल स्पेस सेम होता है। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकलेंगे कैसे? जब हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो इसके 2 आउटकम होंगे, हेड एंड टेल। इसके साथ एक कॉइन और आया तो इसके भी 2 आउटकम, हेड एंड टेल। तो यहाँ आउटकम 2, यहाँ भी 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉइन का साइमल्टेनियस निकल आएगा, यानी 4। तीसरा आएगा तो एक और आएगा, हेड एंड टेल, यहाँ भी 2 आया, मल्टीप्लाई किया तो टोटल हो गए 8। इट मीन्स दैट इफ वी हैव 4 कॉइन, देन हाउ मेनी नंबर्स इन सैंपल स्पेस? 2 रेज टू द पावर 4। अगर n कॉइन है हमारे पास तो सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यूज होंगी? 2 टू द पावर n। डाइस के केस पे अगर हम जाएं तो डाइस के 6 फेज होते हैं, तो अगर 2 डाइस हम फेंकते हैं तो 6 टू द पावर 2 ये सैंपल स्पेस होंगे। अगर 3 डाइस टॉस करते हैं तो 2 1 6। अगर n डाइस टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस होंगे, टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट होंगे 6 टू द पावर n। अब 3 कॉइन का लिखना बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग कहां से करोगे? तीनों पर हेड आए और तीनों पर टेल आ जाए, 2 केस बन गए। अब एक टेल लाते हैं, बाकी 2 हेड रखते हैं, तो एक टेल हो सकता हो तीसरे कॉइन पर आए, या हो सकता हो बीच वाले कॉइन पे आ जाए, या हो सकता हो स्टार्टिंग वाले कॉइन पे आ जाए। ये वो केस हुआ जिसमें 2 हेड हैं, यानी रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 2, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू है 3, यहाँ पर हेड है ही नहीं, रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0। अब बच रहा है वो केस जिसमें हेड 1 हो, तो जब हेड 1 होगा तो टेल कितने होंगे? 2। अब ऐसा हो सकता हो कि ये हेड मिड वाले कॉइन पे आया हो या फिर लास्ट वाले पे, तो टोटल 8 बन गए। बहुत ही आसान था बनाना। इसी तरीके से आप 4 का और 5 का भी बना सकते हैं। नंबर कितने होंगे ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड प्रोबेबिलिटी दिस। तो कितने लोगों का मन है कि ये बताया जाए, क्योंकि आसान है, वेरी इजी। तो बता दीजिए। चलो बता देते हैं। तो बताते समय जो कॉन्सेप्ट आपको जानना है वो ये जानना है कि इस क्वेश्चन में लगाते समय अप्रोच कौन सी होनी चाहिए और वह अप्रोच आती कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर जो फंक्शन आपको दिया गया है वो डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। तो आप में से देखते हैं कितने लोग मुझे पहचान कर बताते हैं कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। चलो देखो और बताओ। अच्छा, रैंडम वेरिएबल x को पकड़ो और देखो रैंडम वेरिएबल x की रेंज क्या है। बताओ। 0 से 1 के बीच में है ना, कॉन्टिन्यूअस है सर। कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको अभी भी हमने बताया था नॉन निगेटिव इंटीजर्स में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब ना तो 0 ले रहा है ना तो 1 ले रहा है, बीच की वैल्यूज ले रहा है। तो बीच में सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी और किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में कितनी वैल्यूज होती हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब x की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 कुछ भी हो सकती है। तो हमने रेंज को देखकर पता लगाया कि हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस है तो ये है पीडीएफ। पीडीएफ की प्रॉपर्टी होती है अगर उसको होल रेंज पर इंटीग्रेट किया जाए तो वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो होल रेंज का मतलब 0 to 1 पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो और इक्वल टू 1 पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² by 2,
लिमिट ऑपरेट होगी 0 to 1 इक्वल टू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ गई 2। और अब हमारा फंक्शन क्या बन गया 2x। 2x लिमिट 0 to 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी डिस्क्रीट में कभी रेंज आए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को आए, तो करना क्या होता है, इस रेंज में यानी 1 to 2 1/2 to 3/4 हमको इस x के पीडीएफ हमको 2x मिल गया है, इंटीग्रेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आपका होमवर्क है, ये इंटीग्रेशन कर लोगे, सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। याद रहे ये प्रोबेबिलिटी है, तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ये रूल वायोलेट होने का मतलब आपने गलत किया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला रूल यही पढ़ाया जाता है कि प्रोबेबिलिटीज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो आंसर आने पे क्रॉस चेक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स स्टार्ट हो रही हैं। यूनिट्स में जो कॉन्सेप्ट हैं उनका डिस्कशन नहीं करना है, केवल हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल्स का। तो चलो एक क्वेश्चन ये है, ये बेस थ्योरम से है। तो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को लगवाना लाइव क्लास में, जब तक सबकी नॉलेज इस पर पूरी ना हो तो थोड़ा सा आपको हो सकता है ये चीज़ें समझ में ना आए। तो अभी कितने लोगों का मन है कि हम इसको लगवाएं, क्योंकि लगवाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे और टाइम भी लगेगा। जल्दी बोलिए कितने लोग अच्छा आता है ये क्वेश्चन, कर सकते हैं, कितने लोग इसको कर सकते हैं बताओ। कर लोगे, ठीक है। तो हम बेस थ्योरम के इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और उनके साथ डील करेंगे जो नए क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में आते हैं, जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया है। चलो ये भी क्वेश्चन है, इसमें तो साफ साफ दे रखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना, होल रेंज पे 1, फिर कैलकुलेशन कर लेना। इसके साथ इसमें CDF यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी कैलकुलेट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा, अगली संडे को जब क्लास होगी तो हम इसको आपको सॉर्ट आउट करवा देंगे, ठीक है। इस पेपर के डिस्कशन के बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ढूंढ कर हमने रखे हैं, अपनी तरफ से वो बताएंगे, क्योंकि पूरे पेपर का डिस्कशन दूसरा नहीं हो पाएगा, एक हम कर लेते हैं आज और कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं आपको, ओके। चलो ये क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। एक ज्वाइंट पीडीएफ दिया हुआ है और इससे आपको x और y का मार्जिनल निकालना है। तो मार्जिनल हम आपको निकालना बताते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, आसान है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बता देते हैं आपको। इसका जो तीसरा पार्ट है इंडिपेंडेंसी चेक करना, वो हम आपको बता देंगे बहुत ही आसानी से कैसे आप कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जब हमको मार्जिनल्स निकालने होते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इस टेबल को ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, हम रो वाइज ऐड करेंगे और कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो अगर हम पहली रो को ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए सबको डिवाइड में 18 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/18, हम इसको लिख देते हैं 2/18, इसको लिख देते हैं 3/18। अब जरा ऐड करिए, देखिए क्या आ रहा है, 3 2 5 1 6, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा 6/18। नेक्स्ट वाले को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 है, इट मीन्स 9/18, 9 and 1 10, 10 to 12, ये हो जाएगा 12/18। इसको लिख लीजिए 2/18 और इसको 9/18, ओके। इसको हम लोग लिख लेंगे 3/18, 3/18, तो 3 3 6 और 1 7, यानी 7/18। ये x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी होगी, ये x की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी होगी और ये x की वैल्यू 2 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर x का मार्जिनल देखें तो हमको मिल चुका है। x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या है, 0 1 and 2, और इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं
6/18, 12/18 एंड 7/18। अब y की बारी, तो y के लिए हम कॉलम सम करेंगे, तो कॉलम सम कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 13/18 और इधर 2 1 3 3 6, 6/18, नेक्स्ट 6/18। y का भी हमको मिल चुका है, y की वैल्यूज हैं 0 1 एंड 2 और इनकी प्रोबेबिलिटीज आई हैं 13/18, 6/18 एंड 6/18। एक बार चेक कर लेना कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। आई थिंक ये 1/9 है। ओके, ये 1/9 है, इसलिए ये 2/18 हो जाएगा। और अब फिर से रिवाइज कर लो इसको, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, नहीं 4 नहीं 5, क्योंकि ये 2 बन चुका है, 2 2 4 एंड 5, 5/18। इस वाले को रिवाइज करो, यहाँ 13 नहीं होगा, क्या होगा 3 3 6, 6/18। पहली वाली वैल्यू को करेक्ट कर लो, 6/18। अब ये y का मार्जिनल आ गया, ध्यान देना ये y के मार्जिनल्स हैं, मीन्स y के प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं। और जब भी कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि होल रेंज पे अगर सम करें डिस्क्रीट में तो 1 आना चाहिए, कंटिन्यूअस में इंटीग्रेट करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो क्या इसका सम 1 आ रहा है? जरा चेक करिए, इसको 5 कर लेना, ये आ रहा है 1 है ना, और ये भी 1 आ रहा है कैलकुलेट करने पर। तो दोनों ही आंसर सही है, ये x का मार्जिनल है, ये y का मार्जिनल है। तो पहला पार्ट तो हो गया मार्जिनल ऑफ x एंड y। इसका सेकंड पार्ट क्या था जरा देखते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 1 to 3 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो चलो सेकंड पार्ट भी हम बता देते हैं और थर्ड भी बता देते हैं, दोनों ही हो जाएंगे साथ में। इस पीडीएफ को हम आपको शेयर कर देंगे जिसमें सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो आप पूरा कंसंट्रेशन समझने पे रखिए। पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट में क्या करना है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3 कॉमा y ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो x की वैल्यूज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मीन 1 से स्टार्ट होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 से लेस है तो 3 पे जाना ही नहीं है, लेस पे रहना है। y की वैल्यूज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है तो 1 एंड 2, रेंज को देखो तो बस ग्रेटर आर इक्वल टू 1 में हम 1 से 2 तक ही जा सकते हैं। तो दोनों की दो वैल्यूज हैं। अब इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इंटरसेक्शन निकालना होगा तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, एक तो ये हुआ 1 1 से हुआ, फिर क्या होगा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, यानी x1 1 हो गया और x1 y2 हो गया। अब x की अगली वैल्यू है 2, x2 y1, लास्ट हो जाएगा x2 एंड y2। इनकी प्रोबेबिलिटीज हम कहां से लाएंगे? इस टेबल से। तो जब x1 और y1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/18। फिर x1 और y2 की बताइए कितनी है टेबल देखकर। x2 और y1 की बताओ कितनी है जब x2 हो और y1। सबको दिख रहा है टेबल में? लास्ट है x2 एंड y2, ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा 7/18। लास्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे? किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि लास्ट वाला पार्ट कैसे किया जाए? डिटरमाइन वेदर x एंड y आर इंडिपेंडेंट। पता करो कि x और y इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखो, इंडिपेंडेंसी की कंडीशन थी कि अगर हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट में लिख पाएं तो हम कहेंगे कि x और y इंडिपेंडेंट है। अब जरा ध्यान दो, ये y इक्वल टू 0 है और इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ये x इक्वल टू 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है।
यानी अगर हम ये लिखें कि x इक्वल टू 0 कॉमा वाई इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी 0 की प्रोबेबिलिटी x की और y की मल्टीप्लाई करें और ज्वाइंट के बराबर आ जाए। तो पहले देखो ज्वाइंट की कितनी है, ये है ज्वाइंट की 1/18। अब x 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो x 0 यहां पर है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/18। सिमिलरली y 0 यहां पर है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 6/18। तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1/18 मिल रहा है? नॉट इक्वल टू हुआ ना। जैसे ही नॉट इक्वल टू हुआ हम कहेंगे कि x एंड y क्या है, डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट होते तो ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए थी। तो आप रैंडमली किसी भी वैल्यू को चूज कर लो x और y की, आप देख पाओगे कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये वाली। ओके, तो तीसरा पार्ट सब लोग समझ गए कैसे हुआ। यस सर। अच्छा, मान लो ये इक्वेशन ट्रू हो जाती तो क्या करते, क्या इंडिपेंडेंट कह देते? सिर्फ एक वैल्यू ट्रू होने से हम इंडिपेंडेंसी नहीं कह सकते। हमने किसको किसको मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको, तो ये आ गया तो इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ये आ रहा है। जब सारी टेबल में ये वैल्यूज चेक हो तब इंडिपेंडेंट कहेंगे। एक वैल्यू के ट्रू होने से इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी, और अगर एक भी नहीं आई तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहली वैल्यू हमने चेक की और वही फुलफिल नहीं हुई तो हम कह देंगे सीधे सीधे नॉट इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसके 3 पार्ट थे और तीनों ही आसान थे। यूनिट 3 का जो पहला पोर्शन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन के बारे में बताना है और प्रूविंग करनी है कि अगर रैंडम वेरिएबल ऐड हो रहे हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। बी पार्ट है टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर्स ऑन देम। तो इस वाले को हम न्यूमेरिकल कंसीडर करते हुए आपको करवा देते हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और ये पेपर भी पूरा हो जाएगा। तो अब इस पेपर को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग बस रेडी रहिए। इसको पूरा करवाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो इसको करने के लिए आपको 2 डाइस का सैंपल स्पेस समझना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जिनको 2 डाइस का सैंपल स्पेस पता है, जल्दी से बताएं। लिखा है टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर्स ऑन देम। यानी इन 2 डाइस पे जो नंबर्स का सम आया उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है। तो तरीका हम आपको बता रहे हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करेंगे, यानी जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो सम क्या क्या हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू होगी 2, क्यों, क्योंकि सम कर रहे हैं, दोनों पासों पर अगर 1 1 आए तो भी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। फिर मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होगी, 12, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम सैंपल स्पेस बनाएंगे और देखेंगे कि कितने ऐसे केसेस हैं जब x की प्रोबेबिलिटी 2 पासों पर सम 2 आएगा, इसकी सिचुएशन देखेंगे और टोटल सिचुएशन देखेंगे कितनी है। तो जब हम 2 टाइस साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो टोटल कितनी सैंपल स्पेस में वैल्यूज आएंगी, 36। अब उनमें से कितनी ऐसी हैं जो इसका फेवर करेंगी कि सम 2 आए, तो सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है जो इसका फेवर करेगी कि सम 2 आए। तो ये एक फेवरेबल सिचुएशन और टोटल 36। 3 पर आते हैं, तो 3 कब आ सकता है सम, जब पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए। सिमिलरली पहले पर 2 और दूसरे पर 1 आ जाए तो भी 3 आएगा सम।
तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। इसी तरीके से हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को लिखेंगे। अब आपको ये सैंपल स्पेस बनाकर करना है। 36 पॉइंट्स बना लेंगे, देख लेंगे सम कैसे कैसे आ रहा है। हम आपको इसको डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, कैसे अभी हम आपको दिखा देते हैं और वो इमेज हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आपको ये इमेज दिख रही है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और आपको सैंपल स्पेस भी आसानी से दिख जाएगा। तो आप इस इमेज को देखकर आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सम 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए ये 2 पॉइंट है, जब सम 3 आ रहा था सिचुएशन क्या थी, पहले डाइस पर 2 आए और दूसरे पर 1, या फिर दूसरे पर 2 आ जाए पहले पर 1। सिमिलरली 4 आने की कितनी सिचुएशन दिख रही है, 3, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/36। अब ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 आने की प्रोबेबिलिटी है 6/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। अब आते हैं इनके सम पर, यानी हमको चाहिए क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या था जरा देख लेते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑन देम। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है समेशन x इंटू पी एक्स। तो x की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आपको दिख रहा होगा 2 से, कहाँ तक जा रही है, 12 तक। और अगर आपने x की वैल्यू को 2 लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए। x की नेक्स्ट वैल्यू 3, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए। ये आपको कहाँ तक करना है, 12 तक। 12 इंटू 1/36, फिर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले पासे पर आए हुए नंबर को x1 मान लें, दूसरे पासे पर आए हुए नंबर को x2 मान लें, तो ये हो गया सम ऑन 2 डाइस। और हमको सम की तो एक्सपेक्टेशन चाहिए थी, तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ s निकालेंगे और इस तरफ एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन की क्या होती है कि जब 2 के सम पर एक्सपेक्टेशन लगता है तो इनको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अब ये सिंगल डाइस हो गया और ये भी सिंगल डाइस हो गया, और सिंगल डाइस की एक्सपेक्टेशन निकालना आपके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि सिंगल डाइस पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है, सबकी 1/6 है। तो अगर x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6। तो हम 1/6 को कॉमन कर लेते हैं और 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 6 तक ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 6 4 10 5 15 6 21, यानी 21/6, यानी 3 7 जा 3 2 जा 7/2। ये एक x1 की एक्सपेक्टेशन आ गई। तो जब एक पासे की एक्सपेक्टेशन आई है तो दूसरे की भी तो सेम ही होगी, क्योंकि डाइस तो दोनों एक जैसे होंगे, और आंसर आ गया 7। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑन 2 डाइस। तो जो दूसरा तरीका है ना, ये ज़्यादा आसान है, लेकिन अब इसको अप्लाई करने के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले वाले में देख रहे हैं आप कि कैलकुलेशन बढ़ गई है, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो जितने लोगों को क्लियर करना है कि क्या दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, तो पहले वाले को सॉल्व कर लेना। अगर आंसर सेम आएगा तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि सेकंड मेथड सही है या नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंस। इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इस वाले की बात करते हैं। इसमें है फॉर द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बेलो। एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स और वाई का गिवन है। करना क्या है इसमें,
कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एक्स, एक्सपेक्टेड वाई एंड एक्सपेक्टेड एक्स इंटू वाई, और क्या कहना है, एंड वाई इंडिपेंडेंट, मतलब ये भी देखना है कि क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं। तो आपको होमवर्क दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, इसलिए क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन अभी अभी हम लोग कर चुके हैं। करेंगे कैसे, देखिए एक्स की सिर्फ दो वैल्यूज आपको दिख रही हैं 2 एंड 5, तो सम करेंगे तो x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी और 5 की प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर एक्सपेक्टेशन x निकालने के लिए 2 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी, 5 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली, सॉरी ये y के लिए था, सिमिलरली y x की ये वैल्यूज हैं, इनका सम करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटीज हमको x की मिल जाएंगी। फिर एक्सपेक्टेशन x कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेशन x और y, उसके लिए काम करना, पहले चेक कर लेना कि क्या x और y इंडिपेंडेंट हैं। x और y इंडिपेंडेंट है, इसके लिए क्या करोगे, ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके देखोगे कि क्या ये आ रहा है। तो हम आपको एक करके दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि चेक हो जाए इंडिपेंडेंट है कि नहीं। जरा ऐड करो इसको, देखो कितना होगा। चेक कर लेना आप लोग, क्या ये 0.41 है ना, और इधर का है 0.27। तो क्या इनको और इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, कभी नहीं। इसका मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो जब इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट होता तो हम इंडिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी अप्लाई करते कि x और y के जॉइंट एक्सपेक्टेशन को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते, और इसको करते तो ये दोनों तो कैलकुलेट हो ही गए थे, मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता। लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है तो कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन x इंटू वाई, किसी को कोई आइडिया? हम आपको ये हिस्सा करके दिखाते हैं, ओके। क्योंकि एक्सपेक्टेशन x और y तो सब लोग निकाल लोगे, हाँ या ना? आप लोग बोलिए, कुछ क्लास चल भी रही है, Yes, sir. ठीक है। और अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो पूछ भी सकता है इसमें, जैसे लग रहा है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है कैसे एक्सपेक्टेशन एक्स वाई निकलेगा, तो बोल सकते हैं आप, क्योंकि क्लास सबको लेकर चलने वाली है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो आप चुप रहिए, है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो जब हम एक्सपेक्टेशन x इंटू वाई कैलकुलेट करेंगे तो इसको करने का तरीका है, दो समेशन चलेंगे, एक x का और एक y का। यहाँ पर आएगा एक्स वाई और यहाँ पर आएगा जॉइंट पीडीएफ। तो हम आपको सीधे टेबल से बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले x की पहली और y की पहली वैल्यू ले लो, यानी -1 इंटू 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.27। नेक्स्ट में x की पहली वैल्यू और y की दूसरी वैल्यू, तो x की पहली वैल्यू और y की दूसरी वैल्यू, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे ही मल्टीप्लाई होगी 0 आएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 होंगी तो दो 0 आएंगे, एक बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 और इनकी प्रोबेबिलिटी, फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और इनकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, एक 0 है ना तो सारे 0 हो जाएंगे। तो अगर इसको बहुत तेजी से कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या करोगे, फटाफट मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया -2, -2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, -0.54। नेक्स्ट वाला 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद वाला 0, ये भी 0 हो गया, और ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 हो गया। आते हैं इस पे, तो 2 2 जा 4 इंटू दिस, 4 इंटू 0.16, 0.64. 0.64 है ना। नेक्स्ट आएगा 2 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में, तो 10 10 1 हो जाएगा ना, ये 0.1 है, 10 इंटू 0.1 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वैल्यू 3 इंटू 2 दिस 0 हो जाएगा, 3 इंटू 5 दिस, तो 15 और 35 0.35। बस जैसे ही सारे मल्टीप्लाई हुए इनको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स वाई। तो ये तरीका है एग्जाम में अटेम्प्ट करने का। आपको जरूरत नहीं कि आप फार्मूले में सारी वैल्यूज लिखो, सीधे आप फार्मूला लिखो और फार्मूले के बाद ये कैलकुलेशन दिखा दो। फार्मूले में बस इतना, क्योंकि आपको सम करना है एक्स वाई और उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हुए। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सब देख लो, सम कर लो, आंसर हो गया। तो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू वाई।
ओके, ठीक है, इसको कर लेना आप लोग। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट 4, लास्ट यूनिट, और ये पेपर अब फिनिश होने वाला है। तो इसमें एमजीएफ डिफाइन करना है, डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर करवाने वाले हम। ये बी पार्ट है। बी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिस। एक रैंडम वेरिएबल एक्स का ये पीडीएफ दिया हुआ, फाइंड द एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड हेंस फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। इसके एमजीएफ को, मीन और वेरिएंस को फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये वाला हम आपको करके दिखाते हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ओके, चलिए देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें दिया हुआ है पी एक्स 1/2 और x की वैल्यूज हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट भी है, जो भी है। फाइंड द एमजीएफ। एमजीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एमएक्सटी। एमएक्सटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। केस कैसा है आप देखकर बताइए, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट के केस में एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेशन के थ्रू नहीं, समेशन के थ्रू ओपन होगा। समेशन ओवर एक्स ई टू द पावर टी एक्स इंटू पी एक्स। अब x की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, और इनफाइनाइट तक जा रही है। e टू द पावर टी एक्स और पी एक्स को लिख लेते हैं 1/2 टू द पावर x। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कंबाइन कर लेंगे, e टू द पावर t अपॉन 2 होल पावर x। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। हाँ सही है ये। सर 2 की पावर x आ गई। 2 की पावर x इसमें मर्ज हो गई बेटा। देखो होल पावर x कर दी ना हमने। a अपॉन बी टू द पावर x का मतलब क्या हुआ, a टू द पावर x अपॉन b टू द पावर x। ठीक है, यहाँ पर क्या था, e टू द पावर tx था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर t पावर x। समझ गए कि नहीं आप? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर? अब x की वैल्यू रन करवा देते हैं। x की पहली वैल्यू रन करवाएंगे तो 1 होगा, यानी e टू द पावर t अपॉन 2। दूसरी वैल्यू e टू द पावर t अपॉन 2 स्क्वायर। तीसरी वैल्यू e टू द पावर t अपॉन 2 क्यूब। तो आपको दिख रहा कि एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये। अब इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म e टू द पावर t अपॉन 2 1 माइनस आर, और r की वैल्यू भी तो यही है, सेम। ओके, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, e टू द पावर t माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर t। क्या सभी को क्लियर? ठीक है, तो ये क्या आ गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यानी एमजीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। एमएक्सटी तो कैलकुलेट हो गया। फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड हेंस इट्स मीन एंड वेरिएंस। एंड हेंस के बाद मीन वेरिएंस लिखा है। यहाँ पर मीन वेरिएंस को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली हम इसका एक्सपेक्टेशन एक्स निकालें, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकालें, फिर इनकी मदद से वेरिएंस एक्स निकालें। एक तरीका है जो एमजीएफ के थ्रू होता है, वो क्या तरीका है ये आपको जानना है। तो जब भी कभी हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को, यानी एमएक्सटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी एक बार, और डिफरेंशिएट करने के बाद टी की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है μ1 डैश। सिमिलरली अगर हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, और तब टी की वैल्यू को 0 पुट करें
तो हमें मिल जाता है म्यू टू डैश। और अगर हमें म्यू वन डैश मिला तो म्यू वन डैश इज इक्विवेलेंट टू मीन, और म्यू टू डैश आया तो हम वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, तो आप कौन सा तरीका अपनाते हैं ये आप पे म्यू डैश डिपेंड क्या कर। है हाँ बेटा, सर? म्यू टू डैश क्या है जो हम लोग फाइंड करेंगे? ये होता है सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। जब आपको मूवमेंट्स पढ़ाए गए होंगे तो तब आपको इनके बारे में बताया गया होगा। अगर आपको नहीं बताया गया है तो हम आपको आरएथ के बारे में सीधे बता देते हैं। म्यू आर डैश इक्वल टू expected value of x to the power r, that is called rth moment about origin. If we put r equal to 1 then it becomes mu 1 dash, r equal to 2 then it becomes mu 2 dash। लेकिन mgf से इनको निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये थ्रू mgf हैं, और यहाँ पर जो लिखा है ये थ्रू एक्सपेक्टेशन है। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर लें या फिर इसके थ्रू कैलकुलेट कर लें। तो हम आपको ये वाला काम होमवर्क में दे रहे हैं, डायरेक्टली कैसे निकलेगा वो हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन तो सब लोग कर लोगे ना इजीली। यहाँ पर दो टर्म्स हैं टी के, तो दो टर्म्स हैं तो क्या करोगे? देखो, डिफ्रेंसिएशन के बाद कुछ नहीं करना है, हम एक करके दिखा देते हैं आपको। मान लो हम इसको एक बार टी में डिफ्रेंशिएट करते तो फॉर्मूला लगाते यू अपॉन वी वाला, तो इस फॉर्मूले में वी स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर कर दो। फिर क्या होता है, हम v को छोड़ देते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये v हो गया। u को डिफ्रेंशिएट कर दो, e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t ही तो रहेगा, माइनस अब की बार u को छोड़ के v को डिफ्रेंशिएट करो, तो v को करेंगे तो 2 का हो जाएगा 0, और यहाँ माइनस लगा है e की पावर t का, तो यही रहेगा। अब कुछ मत करो, सिंपली t की वैल्यू को 0 पुट कर दो। सॉल्व करोगे तो भी t की वैल्यू को 0 पुट करना है, वो अभी कर देते हैं। तो जब t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो जितने e की पावर t वाले टर्म्स हैं वो 1 बन जाएंगे। जैसे ये 1 बना, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये भी 1 बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये 1 बन गया, और अंदर भी 1 बना लेकिन माइनस का। तो जब वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। सिमिलरली अपॉन में आते हैं, अपॉन में 2 माइनस 1 हो गया, स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं आया, यानी आंसर इज 2। तो म्यू वन डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। म्यू टू डैश कैसे निकलेगा? सेकंड बार इसको अब क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से क्या मिलने वाला है? 2 माइनस ई टू द पावर टी एंड ई टू द पावर टी, और यहां से प्लस ई टू द पावर 2t। ओके, क्योंकि ई टू द पावर टी स्क्वायर हो रहा है। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि e की पावर t को कॉमन ले सकते हैं। ओके, चाहो तो इनको दो पार्ट्स में अलग अलग कर लो, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। पहला पार्ट अगर हम देखें तो क्या आएगा? e टू द पावर t एंड होल ऑफ स्क्वायर, और दूसरा पार्ट क्या रहेगा? e टू द पावर 2t अपॉन 2 माइनस e टू द पावर t स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि एक टर्म कैंसिल हो जाएगा जब हम पहले पार्ट को अलग करेंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन एंड t की वैल्यू 0, क्योंकि ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन की ये वैल्यू लिखी है। एक बार और करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा, तब t की वैल्यू 0 पुट करते ही म्यू टू डैश आ जाएगा। तो हम करके दिखा देते हैं इसको डिफरेंशिएट, ताकि आपको आंसर्स मिल जाए यहाँ से, है ना। चलो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले वाले टर्म को करते हैं। तो पहले वाले टर्म को रूल वही लगाएंगे, स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे और इसको करेंगे डिफरेंशिएट। यहाँ माइनस नहीं, सॉरी, केवल टी है। फिर माइनस, अब की बारी इसको छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा 2 0 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर टी। चलो पहला डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरे पे आते हैं। अब इसको सॉल्व नहीं करना, सीधे t की वैल्यू 0 रखना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा? पावर 4 हो जाएगी यहाँ, और हम इसे लेफ्ट कर देते हैं, v को और u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आएगा 2 e टू द पावर 2t
सभी को डिफरेंशिएशन तो क्लियर है ना। जब हम इसको करेंगे अपॉन वाले को फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है। था क्या ये, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 स्क्वायर पहले हटेगा ना, इसको हम मान लेंगे टी का फंक्शन, तो स्क्वायर यानी पहले आएगा 2t मीन्स दिस। फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा और माइनस ई टू द पावर टी, यानी यहाँ पर एक वैल्यू और आएगी माइनस ई टू द पावर टी। बस अब t की वैल्यू को 0 पुट कर दो, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। करके देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 1 बनेगा, इधर वाला भी 1 बनेगा, माइनस इसकी वैल्यू देखते हैं, ये 1 ये 1 दोनों माइनस माइनस मिलकर +1 अपॉन में 1 प्लस इसकी बात करते हैं तो ये भी 1 बना, e की पावर t की वैल्यू 0 रखने पर 1 स्क्वायर मीन्स 1, और ये बन जाएगा t की वैल्यू 0 रखने पर 1, यानी यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है। नेक्स्ट वाले टर्म में देखते हैं क्या मिलता है, t की वैल्यू 0 मीन्स 1, ये भी 1 बन गया और ये -1, तो 1 1 मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस। ठीक है, इसको चेक कर लो सब लोग, सही है। यहाँ पर एक 2 था, ये तो 0 1, ये भी 1, ये -1, ठीक है सही है। तो 2 - 2 मिल गया, 2 - 2 मीन्स 0 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लो, ये 1 0 1 2, हाँ ठीक है। तो 0 होते ही अपॉन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा, यानी फाइनल हमारे पास यहाँ से 2 आया। अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो μ1 डैश क्या आया 2, μ2 डैश भी 2 आया, तो वेरिएंस μ2 क्या हो जाएगा, दिस माइनस μ1 डैश होल हाफ स्क्वायर। तो μ2 डैश ये वैल्यू कैलकुलेट करने में गलत हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन चेक करेंगे, क्योंकि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है ना। तो इट मीन्स दैट μ2 डैश कुछ और कैलकुलेट होकर आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, नहीं तो हम सॉल्व करके आपको दे देंगे, क्योंकि अब लाइव क्लास में सॉल्व करवाने का मतलब टाइम वेस्टिंग। प्रोसेस सही है बट डिफ्रेंसिएशन में गलती हुई है कहीं, ओके। तो आपको ये होमवर्क दिया जाता है कि आप इसे चेक करें। हम बात करते हैं इसको डायरेक्ट करने की। डायरेक्ट देखो कैसे होगा, एग्जाम में मान लो आपको ये तरीका अगर कठिन लग रहा हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। आपको px की वैल्यू दे रखी है 1/2x और x की वैल्यू है 1 2 ... इनफाइनाइट। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन x निकालेंगे तो मीन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, समेशन x इंटू पी एक्स, यानी समेशन आपको दिख रहा है 1 to इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ पर x और 1/2x ये पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। पहली वैल्यू x की 1 होगी तो 1 मीन्स यहाँ 1/2 मिल जाएगा। दूसरी वैल्यू x की 2 होगी तो ये मिलेगा 2 1/2 स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी 2 क्यूब, नेक्स्ट वैल्यू 4 होगी पावर 4 प्लस ... तो एक ऐसी सीरीज मिल रही है जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का मल्टीप्लिकेशन है। अगर पहले वाले टर्म को देखो 1 × 2 3 4 तो ये AP है, लेकिन बाद वाले टर्म्स को देखो तो ये है GP। ऐसे को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है क्या, इसको हम S मान लें, ठीक है। जब इसको S सपोज कर लेंगे 1/2 यहां से कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 प्लस 2 1/2 प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 4 1/2 क्यूब प्लस ... इस वाले को हम S मानते हैं। इसको S मानकर इजीली इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वही सीरीज ही सॉल्व हुई है। अब ये S है, तो ये तरीका सबने पढ़ रखा है इंटर में कि नहीं। इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका है, लेकिन डायरेक्ट वाला अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं। वो 1 - x की पावर -1 को ओपन करने पे जो सीरीज बनती है वहां से डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा हम बताते हैं आपको। 1 - कॉमन रेशियो और इसकी पावर में -n आता है। n कहाँ से हमें मिलता है
जो भी 1/2 का कोफिशिएंट होता है। तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। s मानकर करोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। अभी हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलो s को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा दिस। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, ओके। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये आएगा s माइनस s/2। 1 के जैसा कोई नहीं, मतलब 1/2 की पावर 0 वाला एक ही टर्म है। यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस। अब 1/2 2 टाइम्स है, यहाँ -1 टाइम्स है, तो केवल 1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 3 - 2 मीन्स 1, 1/2 स्क्वायर 1 टाइम्स, फिर 1/2 क्यूब। अब ये सिंपल किस में कन्वर्ट हो गया, जीपी में। इस तरफ s/2 बच रहा है और इस तरफ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, और ये हो जाएगा a/1 - r। r की वैल्यू 1/2। तो कितना आ गया आंसर में, देखते हैं। 1 - 1/2 मीन्स 1/2, 4। इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। s/2 = 2 एंड s = 4। क्या यहां से देखो वैल्यूज 4 आ रही हैं? ये s की वैल्यू 4 आई है ना, जो हमने माना था। इसको जरा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है क्या? तो 1 - 1/2 मीन्स 1/2 टू द पावर -2 मीन्स 2 टू द पावर 2 4। तो आप डायरेक्टली भी यहां से कर सकते थे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। s की वैल्यू 4 आने का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू s, हमने इसको माना था, इसकी जगह पे 4 पुट कर देते हैं और रिजल्ट आ गया 2। ये मीन वही आया है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था डिफ्रेंशिएट करके, यानी पहला स्टेप हम लोग का वहां सही हुआ था। देखिए μ1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, 2। ये देखिए सेकेंड डिफ्रेंशिएशन गड़बड़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो जब एक्सपेक्टेशन x आ गया, अगला टारगेट क्या है हमको निकालना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। कैसे करेंगे इसको, समेशन ओवर x² इंटू px। तो समेशन में आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट है, x² और ये होगा 1/2 टू द पावर x। अब की बार क्या होगा, यहाँ पर x की पहली वैल्यू पुट करेंगे तो 1² 1/2, फिर होगा 2² दिस, फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3² दिस, प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं 1/2 प्लस 4 1/2² प्लस 9 1/2 टू द पावर 3। फिर क्या करते हैं, पहले टर्म को 1 बनाने के लिए यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे। जब 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 1/2 9 1/2² प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ऊपर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/2 है और ये n की वैल्यू है 4, यानी यहाँ पर -4 लग जाएगा। डायरेक्टली हमने इसको कर दिया आपकी बार, ठीक है। s नहीं बनाया है, s बनाकर भी किया जा सकता था। हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1 - x टू द पावर -n का, इसके थ्रू इसको किया है। n की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। इसका फार्मूला जब ओपन होता है तो 1 + nx पहला टर्म आता है, यानी x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 1/2 पावर -4 मीन्स 2 टू द पावर 4 मीन्स 16/2 मीन्स 8। तो एक्सपेक्टेशन x² की वैल्यू 8 आई, यही ऊपर गलत आई थी μ2'। अब आ गया μ2 आपका, कैसे आएगा, μ2' मीन्स 8 और μ1' दिस। तो फाइनल आंसर हो गया 4। वेरिएंस कितना निकल कर आया, 4। तो सेकेंड तरीके से भी आप वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर किसी को कोई डाउट रह रहा हो इसमें तो बोल सकता है। चलो नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव चेबीशेव इनइक्वालिटी, और इसके बाद चेबीशेव इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन। तो आज की क्लास के लिए हम इतना सफिशिएंट रखते हैं। इस क्वेश्चन का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास जब भी हम करेंगे इस तरीके की, उसमें कर सकते हैं।
और फिर चेबीशेव के और भी क्वेश्चन साथ में डिस्कस हो जाएंगे। तो अगली क्लास हम नेक्स्ट संडे को फिक्स करेंगे, टाइमिंग वगैरह आपको पता चल जाएगी क्या रहेगी, रेडी रहिएगा। और अगले क्लास में हम इस तरीके का पूरा पेपर नहीं करवाएंगे, पेपर के क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करके पहले से रखेंगे, जो टफ होंगे सिर्फ उनका डिस्कशन करेंगे ताकि टाइम बचे। अब किसी का कोई डाउट या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? आप लोग को पेपर ये कहाँ से मिलेगा, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी। सिंबल आपको मैं दिखा देता हूँ इसका सिंबल कैसा है। तो इस सिंबल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर स्टोर सेक्शन में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर मिल जाएंगे। तो पेपर आप वहाँ से देखिए, सॉल्व करिए। ये लोगो है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी वाला। और चैनल सब्सक्राइब करिए, तो ये लेक्चर्स आपको जब रिकॉर्ड हो जाएंगे तो चैनल पे भी मिलते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।